ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था मल्टीवेरिएट एनालिसिस, तब तक वो सॉरी मेरे पास फोन आ गया था, मेरे टीचर का ही था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं किया क्योंकि 40 मिनट हो गए थे पूरे, तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो गया था। अच्छा, इसके अंदर कौन से जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? ठीक है, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जस्ट लाइक इसके अंदर जो है PCA है या PC ऑड जो सॉफ्टवेयर किया यूज किया जाता है। एनोवा सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा जो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, ये यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है MCR जिसको मल्टी कर्व रेजोल्यूशन कहा जाता है, वो भी यूज किया जाता है। PLS रिग्रेशन है, वो यूज किया जाता है। मिनी टेप का प्रोग्राम है, वो यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट जो है एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कोरिलेशन के लिए भी डिफरेंट जो है वो कोस्टेट वगैरह हैं या बाकी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी यूज किया जा सकते हैं। ठीक है, अब बाज़ औक़ात ये जो होते हैं सॉफ्टवेयर, ये इसमें भी आ जाते हैं मल्टी वेरिएशन के अंदर, जो है मल्टी रिग्रेशन के अंदर भी मिनी टेप वगैरह हैं, ये सारे इसके अंदर भी यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सारे जो हैं जो है इसका पार्ट होते हैं और इसी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। चलें आगे चलते हैं हम। आगे बात यहाँ तक समझ में? कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? जी बच्चे, यस सर, समझ आ। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया आपको? अच्छा, तो ये था आपका एनालिसिस। ठीक है, जो आपने एनालिसिस इसमें किया। ठीक है, अब आगे जो हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करवाता हूँ आप लोगों से। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक इससे थोड़ा सा जो है वो चेंज है। एक मिनट बच्चे। अच्छा, इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है वो है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट को किस तरह राइट अप किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी टाइप्स हैं रिसर्च रिपोर्ट्स को किस तरह राइट अप किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिसको फॉलो करके एक रिपोर्ट जो है मुरतब की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि कुछ जो होती हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ जो है पब्लिकली रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ जो है पब्लिकली उनको पब्लिश किया जाता है, कुछ जो होता है सिर्फ कारकर्दगी की बेस पे जो है वो सबमिट की जाती हैं। तो इस तरह जो है राइटिंग रिपोर्ट्स को डिफाइन किया जाता है। अब कितने जो है टाइप्स की राइटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स इसको फॉलो किए जाते हैं, वो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, रिसर्च स्टडी के अंदर ये लास्ट स्टेप समझा जाता है। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, जब आपने काम कर लिया, तो वो रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को या एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, तो उसके अंदर रिपोर्ट जो है वो मेंशन की जाती है, या जो हायर बोर्ड्स होते हैं, एडवांस रिसर्च बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ में भी इन रिपोर्ट को सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, वो रिपोर्ट लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है वो इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो रिक्वायर अ सेट ऑफ स्किल्स समव्हाट डिफरेंस फ्रॉम द दोज कॉल्ड फॉर इन द रिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर स्टेजेस ऑफ रिसर्च। ये जो है अर्लियर स्टेज पे, रिसर्च के अर्लियर स्टेज में कौन कौन सी मुश्किलात आई, कौन कौन सी चीज़ें मॉनिटर की गई, कौन सी ऑब्जर्वेशंस की गई, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आती है। दिस टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द रिसर्चर। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या रिपोर्ट राइटिंग होती है, ये भी काम जो है वो रिसर्चर को करना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीनियर, विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, विद हाईली केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ की जाती है, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी के पास रिपोर्ट जाती है, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिपोर्ट जाती है, बाज़ औक़ात HEC हैक जिसको कहा जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन में भी ये रिपोर्ट जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादातर फंडिंग, फाइनेंशियली सपोर्ट वही आप लोगों को करते हैं। ठीक है, ही मे सीक द असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए, रिपोर्ट बनाने के पर्पस में आप क्या करते हैं, जब आप प्रपोज बनाते हैं तो आप वो अपने सुपरवाइजर्स को या एक्सपर्ट को या जो आपके सीनियर है उनसे हेल्प लेते हैं, वो आपको बताते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ रिसर्च इज नॉट वेल सेवरल अनलेस द फाइंडिंग्स आर
मेड नोन टू अदर। ठीक है, आपकी रिसर्च का मकसद जब तक पूरा नहीं होता, जब तक आप उसको उन फाइंडिंग्स को बाकी लोगों को इन्फॉर्म ना करें, अपने जो है सीनियर्स को ना बताएं, अपने एक्सपर्ट्स को ना बताएं, या हायर अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म ना करें अपने रिजल्ट्स के बारे में या रिसर्च के बारे में या न्यू फाइंडिंग्स के बारे में, तब तक वो रिसर्च नहीं कहलाती। ठीक है। अच्छा, रिसर्च टास्क रिमेन्स अनकम्प्लीट टिल द रिपोर्ट्स हैज बीन प्रेजेंटेड आर रिटन। अच्छा, रिसर्च टास्क भी अनकम्प्लीट रहता है और रिसर्च काम भी अनकम्प्लीट रहता है जब तक उसको रिपोर्ट के फॉर्म में ना लाया जाए, या उसको प्रेजेंट ना किया जाए, या उसको जो है पीपीटी बना के हायर अथॉरिटीज के सामने या बाकी रिसर्चर के सामने पेश ना किया जाए, तब तक वो जो है किसी काम की नहीं होती, अनकम्प्लीट होती है। तो यही रीज़न होता है जब आप थीसिस लिखते हैं, पीएचडी का थीसिस लिखते हैं, एमफिल का थीसिस लिखते हैं, तो क्या होता है कि आपको फाइनल डिग्री जब अवार्ड होती है, जब आप उसको पावर पॉइंट पे प्रेजेंट करते हैं, मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट करते हैं, जो बाहर का एक्सपर्ट आता है उसके सामने, यूनिवर्सिटी वालों के सामने, अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने और रिसर्चर के सामने, तब जाके आपको वो जो है डिग्री अवार्ड की जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेप्स इन राइटिंग रिपोर्ट। कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो राइटिंग रिपोर्ट के दौरान आपको फॉलो करने होते हैं, किन स्टेप्स पे आपको गुजरना होता है, तब जाके आपकी रिपोर्ट जो होती है फाइनलाइज होती है। नंबर वन, एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर का यहाँ पे मकसद होता है आपका टाइटल, उन्वान, मेन टाइटल क्या है। ठीक है, पहले तो आप उसका एनालिसिस करें कि आपका सब्जेक्ट, आपका मैटर, आपका टाइटल सही है, जो कि प्रॉब्लम बयान करते हैं। ठीक है, यानी कि उस जो है आपके टॉपिक क्या है। इट इज फर्स्ट स्टेप विच इज प्राइमरली कंसर्न विथ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ मेन टाइटल और मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, वो कंसल्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या टाइटल है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है वो आप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मेन टाइटल पे ही डिपेंड करता है, मेन टाइटल ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये किस चीज़ के बारे में। ठीक है, जस्ट लाइक स्टोरीज होती हैं, आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है। ठीक है, वो टाइटल आप पढ़ते समझ। या न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ की सिर्फ हेडलाइन जो होती है वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, आपसे कंसर्न है या नहीं है, या आप उसको इग्नोर कर लेते हैं या आप उसको रीड आउट करते हैं। तो इस तरीका का जो मेथड होता है या इस तरीका का जो प्रॉपर तरीका होता है, तो वो मेन टाइटल से ही शो होता है कि आपके इंटरेस्ट की है या नहीं है, आपसे कंसल्ट है या नहीं है, आपसे जो है वो आप इसको जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जस्ट लाइक डिपार्टमेंट्स आपके बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, लेकिन जैसे आप फार्मेसी डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, आपके कंसल्ट नहीं है, आप नहीं जाते। चले, माइक्रोबायोलॉजी आपके पास कंसल्ट है, आप चले जाते हैं। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, आप चले जाते हैं। ठीक है, जो आपके पास कंसल्ट होता है वो आप हाईलाइट को देख के आप जो है वो उस पे जो है उससे आप कंसल्ट करते हैं। तो इसी तरह आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन टाइटल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन किसको कहते हैं? यानी कि पूरा फ्रेमवर्क जो डिपेंड करता है, या लेआउट होता है। ठीक है, जिससे पूरी जो है कंस्ट्रक्शंस होती है, जिससे आपका जो है पूरा जो है मेटर कंस्ट्रक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आउटलाइन। अच्छा, अब जस्ट लाइक आप कोई बुक वगैरह देखते हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आप टेबल ऑफ कंटेंट को देख के आपको पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुक जब वो परचेज करते हैं तो वो सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारी चीज़ें काम की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें आउटलाइन के अंदर आ जाती हैं। या अगर आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए हमेशा याद रखें आपके पास आउटलाइन मौजूद होनी चाहिए। आपने टाइटल लिखा, अपना नाम लिखा, उसके बाद जो सेकंड स्लाइड हो वो आउटलाइन होनी चाहिए। आउटलाइन के मकसद ये कि आपने इस स्लाइड में इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, इस टॉपिक के जो है मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताए हैं, या इसके डिफरेंट जो है रिकमेंडेशंस आपने बताई हैं, इसकी जो है डिफरेंस आपने सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो बताया है, पाकिस्तान का सिनेरियो प्रेजेंट किया है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसमें आपने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? आउटलाइन में आ जाती हैं। आ रही है बात बच्चे समझ में? ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं आगे। जो थर्ड स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट।
रफ ड्राफ्ट का मकसद ये होता है कि जो आप अपने तरफ से ड्राफ्ट बना रहे होते हैं वो बिल्कुल रफ ड्राफ्ट होता है। फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, आपने इधर से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करके इधर से कॉपी पेस्ट करके आप लेके आ गए। जस्ट लाइक हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं कि आप लोग कॉपी पेस्ट करके आ जाए, ठीक है, वो असाइनमेंट बना के ले आए। तो बच्चे क्या करते हैं, वो एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं कि बाज़-औक़ात जो वर्ड्स होते हैं वो लिंक होते हैं जिसके अंदर हाइपर लिंक होता है, कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं और वो वर्ड ब्लू मैनर में होते हैं या ब्लू होते हैं या अंडरलाइन हुए होते हैं, उस पे सिर्फ आप कर्सर मूव करते हैं तो पूरा लिंक आ जाता है। वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आते हैं और वही चीजें शो हो रही होती हैं और पता चल जाता है कि ये इन्होंने कहाँ से कॉपी किया है। बाज़ औक़ात जो है 60% बच्चे तो विकिपीडिया से ही कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं असाइनमेंट। तो रफ ड्राफ्ट किस तरह बनाया जाता है? रफ ड्राफ्ट के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एडिट करते हैं और वो सारी चीजें ले आते हैं, ठीक है। वो हालांकि रफ ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट इस तरह नहीं बनाया जाता। आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, बहुत सारा सेकेंडरी डेटा को गैदर करना होता है, सेकेंडरी डेटा के बेस पे आप रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। सच स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर टू राइट डाउन व्हाट ही हैज डन। उसने क्या क्या काम किया है वो आपको लिखना है अपने अल्फाज के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज रिसर्च स्टडी, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी रिसर्च स्टडी है, जो स्पेसिफिक काम है उस पर वो बनाता है, ठीक है। अच्छा, जब उसने रफ ड्राफ्ट बना लिया तो जाहिर बात है उसके लिए ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी। तो हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा इशू होता है लैंग्वेज का, ग्रामेटिकली लैंग्वेज का, क्योंकि हकीकत है ये, यानी कि एक रियल फैक्ट है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो हम बहुत सारी जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक भी कर लेते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन की भी मिस्टेक्स कर लेते हैं, और जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की एप्रोप्राइट वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर पाते। अब जस्ट लाइक कोई यहाँ पे कोई अंग्रेज आए, उसको टूटी फूटी इंग्लिश आएगी, तो वो मुजक्कर को मोनस बता रहा होगा, मोनस को मुजक्कर बता रहा होगा, वर्ड्स भी सही से वो प्रोनाउंस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो नेटिव नहीं है, ठीक है। और जो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये नेटिव नहीं है, कि ये कहीं और का है, क्योंकि इसको प्रॉपरली जो है ये नहीं बोल पा रहा। तो वो क्या होता है कि नेटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा मैटर होता है। तो हम पाकिस्तानी जो इतने भी रिसर्चर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम करती है। तो आजकल तो बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जस्ट लाइक ग्रामरली सॉफ्टवेयर हैं या बाकी सॉफ्टवेयर हैं, जिससे क्या होता है कि आप जो भी काम लिखते जा रहे हैं तो वो उसमें ग्रीन के अंदर जो है उसको करते हैं, इंडिकेट करते हैं। या आप एमएस वर्ड में काम करते हैं, कभी कभार अंडरलाइन आ जाती है, ग्रीन अंडरलाइन आ जाती है, जिसका मकसद क्या होता है, ग्रीन अंडरलाइन का मकसद होता है ये ग्रामेटिकली इसके अंदर मिस्टेक है। या रेड लाइन आ जाती है वर्ड के अंदर, तो उसका क्या मायना होता है कि ये वर्ड जो है डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, कंप्यूटर की अपनी डिक्शनरी है उसके अंदर मौजूद नहीं है। आ रही है बातें समझ में आप लोगों को बच्चे, नहीं आ रही? जी बच्चे। सर आ रही है समझ में। अच्छा चलें, गुड। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं रफ ड्राफ्ट के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके बाद फोर्थ स्टेप है री राइटिंग एंड पॉलिशिंग द रफ ड्राफ्ट। अब जब वो आप एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं तो आप किसी सीनियर से चेक आउट कराते हैं या खुद दोबारा चेक करते हैं, तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स नजर आएंगी, क्योंकि कहीं पे आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक की होती है, कहीं पे ये पैराग्राफ एक जगह पे सूटेबल नहीं होता, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं करा, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, या आप उसको लास्ट में जहाँ पे मैच कर रहा होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। या आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है, या बहुत सारे वर्ड्स को आपने जो है रिपीटेडली आपने बयान किया है, या उसको सही बयान नहीं किया, या आपने रेफरेंसेस प्रॉपर्ली नहीं दिए, या आपके जो है वो जो पैराग्राफ है वो सुइटेबल नहीं है, आपके जो है उससे रिलेटेड नहीं है टॉपिक से, तो आप क्या करते हैं उसको उसके एडिट करते हैं। तो ये जो नंबर फोर्थ होता है ये क्या कहलाता है, ये री राइटिंग एंड पॉलिशिंग द रफ ड्राफ्ट, ये कहलाता है री राइटिंग, यानी कि आप इसको री राइट भी कर रहे हैं और पॉलिश भी कर रहे हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर पार्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी करनी होती है, रीफ्रेजिंग भी करते हैं। तो इस तरह का काम जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दिस स्टेप रिक्वायर्स मोर टाइम देन द राइटिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट, ठीक है। इस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि रफ ड्राफ्ट के अंदर आपने जल्दी जल्दी में रफ ड्राफ्ट लिख दिया, जिस तरह आया जैसे आपने लिख दिया, क्योंकि आपको पता है इसको मुझे दोबारा रिव्यू भी करना है। लेकिन जब री राइटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, आप ग्रामेटिकली भी कर लेते हैं, रीफ्रेजिंग भी कर लेते हैं, री राइट भी कर लेते हैं, अब जो चीज़ जहाँ पे होती है उसको वहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रफ ड्राफ्ट थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। द केयरफुल रिविजन मेक अ गुड पीस ऑफ राइटिंग।
आप अगर आपने केयरफुली इसको रिवाइज किया, केयरफुली इसको रिव्यू किया, केयरफुली इसको अंदर चेंजेस लाए, तो एक अच्छा पीस बन जाता है राइटिंग का, एक अच्छा यानी कि आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं या रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी अच्छे राइटर्स होते हैं, कॉलमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार उस चीज़ को राइट करते हैं और बार बार बहुत सारी मिस्टेक्स नज़र आ जाती हैं। आप खुद भी इसका तजर्बा कर सकते हैं कि एक आप पेज लिखें किसी इश्यूज पे, किसी चीज़ पे, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, वो आप फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे, वो लिख के आप उसको डन कर लें, उसके बाद आप उसको एक या दो दफ़ा रिव्यू करेंगे, आपके जहन के अंदर दो तीन चीज़ें और आ जाती है, आप दो वंस अगेन उसको एडिट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं री राइटिंग और पॉलिशिंग। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती हैं वो प्रिपरेशन ऑफ बब्लियोग्राफी। ठीक है, बब्लियोग्राफी क्या है, किस तरह इसको किया जाता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई बात है। ठीक है, इसको मैं आपको जो है इसको डिफाइन करता हूँ, ये आपको फॉर एवर काम आएगी। ठीक है, बब्लियोग्राफी का मकसद होता है कि आप साइटेशन देते हैं, आप रेफरेंस देते हैं, आप जो है ऑथर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं जितना भी काम आपने सेकेंडरी डेटा का कॉपी पेस्ट किया होता है। ठीक है, द बब्लियोग्राफी विच इज जनरली अपेंडेड टू द रिसर्च रिपोर्ट इन अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, बुक की लिस्ट होती है, पॉम्फलेट्स की लिस्ट होती है, मैगजीन्स की लिस्ट होती है, न्यूज़पेपर की लिस्ट होती है, रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट होती है, जहाँ जहाँ से आप लोगों ने कॉपी किया, पेस्ट किया, उन लोगों को आप कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन बुक्स से आपने जो है जिन बुक्स का आपने रेफरेंस दिया, जिन बुक्स पे आपने काम किया, उन बुक्स को जो है आप प्रॉपरली मेंशन करते हैं लास्ट में। ठीक है, उसको लिखा जाता है, बब्लियोग्राफी भी लिखा जाता है, या लिटरेचर साइटेड का भी जो है हेडिंग दी जाती है, या रेफरेंस की भी हेडिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बब्लियोग्राफी के अंदर आप बुक्स जिसकी रेफरेंस लिए वो मेंशन करते हैं, पॉम्फलेट्स जो आपने देखे हैं, स्टडी किए, वो देते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स। अच्छा, अब इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, लिस्ट में किस तरह लिखा जाता है, उसकी स्टडी थोड़ा सा आप हम लोग कर लेते हैं स्टडी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, नेम ऑफ ऑथर दिया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट नेम फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, अब जस्ट लाइक आप आथर हैं, तो आथर में किस तरह नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये जस्ट लाइक मैं अपना इसमें नाम लिखता हूँ, फैसल हुसैन लिख दिया। ठीक है, और मैंने बुक लिखी है 2019 के अंदर, जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, स्कॉलर प्रेस जर्मनी। ठीक है, और इसके पेज जो हैं कितने हैं, जस्ट लाइक एक मिनट, इसके पेज हैं 400। ठीक है, अब मुझे ये रेफरेंस देना है। अब मैं लिस्ट में किस तरह रेफरेंस दूंगा, इस तरह रेफरेंस नहीं दूंगा। अब मैं जाके क्या करना है मुझे, अब मुझे जो है इसको प्रॉपर मैनर में ले आना है, यानी कि बब्लियोग्राफी में ले आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड नेम जो है, लास्ट नेम क्या है, हुसैन है। ठीक है, इसको कामा दूंगा, और ये एफ, इसको जो फर्स्ट नेम है उसको एब्रीवेट कर लेता हूँ। ठीक है, एब्रीवेट किया जाता है, यानी कि ये लिखने का तरीकेकार होता है, रेफरेंस लिखने का तरीकेकार होता है। इसके बाद ईयर 2019, अब इसको भी फुल स्टॉप दे दिया। फिर ये जो है बुक है, कुछ जो है लोग जो कुछ जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर क्या किया जाता है, ये जो बुक का नाम होता है इसको इटैलिक किया जाता है, किसको इन्वर्टेड कामा में दिया जाता है, यानी ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है इसको, यानी कि आप बुक के नाम को जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कामा दे सकते हैं, या इटैलिक किया जाता है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट पे करता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट लाइक प्रेस का नाम दे दिया, जो पब्लिशर है। ठीक है, फिर मुल्क का नाम दे दिया। ठीक है, और इसके बाद अब आप पेज देते हैं, तो पेज को भी एब्रीवेट करते हैं, और एब्रीवेट पी के साथ किया जाता है, डबल, कभी बाज़-औक़ात डबल पी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और बाज़-औक़ात सिंगल पी यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट मैनर्स होते हैं, किसके, इसके फॉर्मेट होते हैं। कभी इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, कभी इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, कभी सिंगल पी से प्रेजेंट, कभी बिफोर, कभी आफ्टर भी यूज किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, जो कि हम बब्लियोग्राफी के अंदर इसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, ये जो है एंड पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेम ऑफ ऑथर। ठीक, और इसके अलावा क्या चीज है, एक मिनट बच्चे में बताता हूँ। हाँ, नेम ऑफ ऑथर, लास्ट नेम फर्स्ट।
टाइटल अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स, या उसको टाइटल को अंडरलाइन किया जाता है या इंडिकेट इटैलिक किया जाता है। इसके बाद प्लेस या पब्लिशर या डेट ऑफ पब्लिकेशन, फिर नंबर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम और इशू में क्या फर्क होता है बच्चे, कोई बताएगा? जी बच्चे, वॉल्यूम सर वॉल्यूम यानी मतलब एक बुक की डिफरेंट जो जिल्दें होती हैं और इश्यूज। जी बच्चे। और इशू मतलब कि ये बुक जो है एक मतलब एक बार या 2 बार इशू की गई है, आई थिंक सो, ऐसे कुछ है। अच्छा, गुड गुड, चलें, कुछ आपने बताया। अच्छा, और कोई बच्चा बताएगा आप लोगों में से? जी बच्चे। सर वॉल्यूम में आ जाता है कि नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने पब्लिकेशन की गई है। सही। और इशू में आ जाता है कि मतलब हाउ मेनी टाइम्स, के उसका मतलब पब्लिश होने का ईयर कौन सा है। सही सही सही। अच्छा, अब चलें, आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, सही बताया। अच्छा, आप लोगों को बताया, जो आपको समझ में आया आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, यही इफर्ट जो होती है या इंसान को, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। गुड, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बुक्स के अंदर वॉल्यूम और इश्यूज की डेफिनेशंस अपनी है, और जर्नल्स के लिए अपनी होती है, अलग अलग होती है। बुक के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक बुक आपने 2019 के अंदर एक बुक जो है आपने पब्लिश किया। ठीक है, बुक को आपने पब्लिश किया, इसका वॉल्यूम आपने दे दिया 1। ठीक है, अच्छा, वही बुक आपने जाके 2021 के अंदर आपने पब्लिश करवाई। ठीक है, लेकिन इसको मैं अपडेट किया, इसके अंदर कुछ चेंज ले आए। ठीक है, चेंज जो ले आए आप, वो चेंज क्या कहलाएगा, वॉल्यूम 2। चाहे वो आप 2 साल के बाद दें, 10 साल के बाद पब्लिश करवाएं, 4 साल के बाद पब्लिश करवाएं, वो चेंज जो होता है वो वॉल्यूम 2 कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या होता है, जस्ट लाइक ये वॉल्यूम आपने जो है 1 पब्लिश कराया। ठीक है, इसका जो फर्स्ट इशू आपने यानी कि पब्लिश करवाया, वो आपकी थी 500 कॉपीज। ठीक है, 500 कॉपीज आपने पब्लिश करवाई, लेकिन जो है कम पड़ गई कॉपीज मार्केट में, और इसकी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो आपने सेकंड इशू पब्लिश करवाया। अब ये इशू क्या कहलाएगा, फर्स्ट, और ये इशू क्या कहलाएगा, सेकंड। इसमें अब आपने क्या किया कि इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा पड़ गई, आपने 2000 कॉपीज जो है वो पब्लिश करवा ली। ठीक है, वॉल्यूम 1 की। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, अब तो और इसकी डिमांड बढ़ गई, इश्यूज यानी कि इशू 2 की भी कॉपियां खत्म हो गई। अब इसमें भी लिटिल बट जस्ट लाइक चेंज कर सकते हैं। इसका जो है फ्रंट पेज आपने चेंज कर दिया बुक का, या आपने इसके अंदर थोड़ी सी लिटिल बिट, ज्यादा चेंजेस नहीं, थोड़ी सी वो फॉर्मेट के अंदर चेंज कर लिया, या फॉर्मेट चेंज कर लिया, या एक पब्लिशर से करवाया था ये दूसरे पब्लिशर से आपने करवाया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब इशू 3 के अंदर आपने कहा नहीं, अब तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि मे भी और ज्यादा लोग पब्लिश करें, तो ये आपका इशू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने 5000 कॉपीज को पब्लिश करवाया। आ रही है बात समझ में? सर जी बच्चे। सर वो ये कह रही कि सबा को क्लास पे ले ले, वो कह रही है वेटिंग पर है। अच्छा बच्चे, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? ठीक है यस सर, आ गई। बच्चे, ठीक है, तो यस सर, समझ आ गई। ये था इशू, और बुक के लिए ये होता है। अब आ जाए जर्नल के लिए, जर्नल का इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जर्नल के लिए। जर्नल के लिए क्या होता है कि जस्ट लाइक जर्नल के लिए ईयर पे डिपेंड करता है, यानी कि अब हमने इस साल जर्नल एक शुरू किया। ठीक है, इस साल यानी 2021 के लिए हमने जर्नल किया, लॉन्च किया। ठीक है, न्यू जर्नल लॉन्च किया, लॉन्च न्यू जर्नल। ठीक है, हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट से 2021 के अंदर न्यू जर्नल लॉन्च किया। अब मैं उसको जो है क्या करूंगा, मैं इसमें जो है क्या किया मैंने इसमें ये 2000 जर्नल जो है, इसका वॉल्यूम जाहिर बात है फर्स्ट दूंगा, क्योंकि 2000 है, मैं इसमें फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये 2020 के अंदर ये वॉल्यूम फर्स्ट होगा। ठीक है, और मैंने कहा ये मंथली बेस पे मैं इसको जो है वो पब्लिश कराऊंगा, मंथली बेस में, यानी कि हर मंथ में ये जर्नल जो है वो पब्लिश हो। ठीक है, अब ये इसका जो हर मंथ का जो है वो इशू निकलेगा, यानी कि जनवरी का इशू, ये इशू 1 कहलाएगा। ठीक है, और फरवरी में जो आएगा जर्नल, वो इशू 2 कहलाएगा। ठीक है, और ये अप टू कहाँ तक जाएंगे, ये अप टू
इशू जो है वो 12 तक हम लोग ले गए, ठीक है, इशू 12 तक। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वॉल्यूम वही रहा, इशू 12 हो गए, ठीक है। अब नया साल शुरू हो गया, ठीक है, नया साल यानी कि नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। अब आपका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 2 हो जाएगा, और ये साल क्या हो जाएगा? 2022। और ये इशू जो है सेम एज इट इज रहेंगे, 1 to 12 थे, और इसमें भी क्या होगा कि ये इशू 1 to, आ रही है बात समझ में, 1 to 12 रहेंगे। क्यों? अब इस साल के इशू चेंज है, इस साल के इशू है। इसी तरह 2022 2023 इशू 12, और 2021 के इशू 12, 2023 के इशू 12, 2024 के इशू 12। यानी कि इशू जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेस करते हैं वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। ये भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की आप एग्जांपल समझ लें, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो जर्नल में इस तरह शो किया जाता है, वॉल्यूम ईयर वाइज होता है, और जो इशू होते हैं वो मंथली होते हैं। बेबी बाय मंथली हो, बाय मंथली हो गए तो क्या होगा, जो है इश्यूज कितने होंगे? 6 इशू होंगे, ठीक है। मंथली है तो 12 है। फिर इस तरह क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है इश्यूज डिफरेंट होते हैं, जर्नल के अपने अपने डिपेंड करते हैं। आ गई बात समझ में? वॉल्यूम और इशू की बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। सही बच्चे। तो बुक्स के अंदर इसकी एग्जांपल ये देख लें। एग्जांपल आपके पास ये एक है, कोठारी डार जो है, इसका सेकंड नेम है, इसको एब्रीवेट किया गया है, CR को एब्रीवेट किया गया, ये सेकंड नेम दिया गया, लास्ट नेम, और उसके बाद इसको दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया? ईयर आ गया, ये जो है बुक का नाम आ गया, ये न्यू दिल्ली विकीज पब्लिशर, पेज नंबर 500। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, ये आपके पास फॉर बुक्स की एग्जाम्पल थी। और अब आ जाते हैं फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। अब मैगजीन और न्यूज़पेपर में आप किस तरह फॉर्मेट लिखेंगे? नेम ऑफ ऑथर, ठीक है। किस तरह नेम ऑफ ऑथर लिखा जाता है? आपको पता है कि लास्ट नेम फर्स्ट आएगा, और बाकी जो है आपका फर्स्ट नेम वो एब्रीवेट होगा, इसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल इन कोटेशन मार्क, ठीक है। जो आप टाइटल लिखेंगे आर्टिकल का, मैगजीन या न्यूज़पेपर में पब्लिश है, उसको कोटेशन मार्क के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, उसके बाद आप क्या करेंगे? पेपर का नाम देंगे या न्यूज़पेपर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स, ठीक है। न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम जो होगा वो आप इटैलिक फॉर्म में ले आएंगे, या जो है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर, फिर आप देखेंगे, अब जस्ट लाइक 90, आप देखते हैं कि वॉल्यूम अगर 54 है, इसका मकसद है इसको 54 हो गए साल हो गए इसको पब्लिश होते हैं, तो वॉल्यूम नंबर आप लिखते हैं या वॉल्यूम लिखते हैं। फिर डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुई वो तारीख आप लिखते हैं। फिर पेजिनेशन, पेजिनेशन का मकसद क्या होता है? आप पेज लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, नीचे आपके इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। एक मिनट बच्चे, मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल आप इसको देख लें। ये एक है रॉबर्ट, इसका सेकंड नेम है, और एब्रीवेट जो है फर्स्ट नाम VR था, इसको जो है एब्रीवेट किया गया है। अब देखें, इसको कोटेड किया गया है, कोटेड मार्क के अंदर दिया गया, यानी कि ये आर्टिकल का टाइटल है, ठीक है। टाइटल क्या है? कॉपिंग विथ शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये टाइटल था आर्टिकल का, ये दिया गया, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, इसका नाम है द बैंकर, इसको जो है अंडरलाइन किया गया है। सही है बच्चे, अंडरलाइन किया गया है, तो इसका मकसद है इसको प्रेजेंट किया गया है, यानी कि अंडरलाइन या इंडिकेट इटैलिक किया जाता है। इसके बाद वॉल्यूम नंबर या इशू ऑफ डेट, ये 1970 की सितंबर का जो है अखबार है, सितंबर 1971 है, अखबार नहीं है सॉरी, ये क्या है? मंथली जो वो है मैगजीन है, ठीक है। सितंबर 1971 में पब्लिश हुआ, और उसके पेज नंबर जो है ये है PP 95, ठीक है। आ गया आपको समझ में? रेफरेंस आपको समझ में आ गया कि किस तरह रेफरेंस दिया जाता है, इसके क्या मायने होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने ऊपर जो है ये बुक का रेफरेंस पढ़ा, इसी तरह ये मैगजीन और जो है न्यूज़पेपर का जो है वो आपने पढ़ लिया। आ गई बात समझ में? या मैं आपको जर्नल के दिखा दूं किस तरह दिए जाते हैं, हर किसी की फॉर्मेट अलग होता है। जर्नल का जो होता है वो जो है जर्नल के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, हर जर्नल का अपना अपना फॉर्मेट होता है। या आपको शो करा दूं किस तरह रेफरेंस दिए जाते हैं आर्टिकल के? जैसे वो करवा दें। अच्छा बच्चे, मैं आपको शो करा देता हूँ, एक
जी बच्चे, ये वही पेपर जो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी देर पहले दिखाया था। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये जो आपने पैराग्राफ के अंदर ये जो आपको ये कौन सा कलर है, ग्रीन है, ग्रीन लाइट कलर है, इसमें आप देख रहे होंगे पेरी एंड मोरेसी 2006, खान इटाल 2008, उस्मान इटाल 2012, ये जो है ये रेफरेंस है। ठीक है, ये रेफरेंस इस टेक्स्ट के अंदर यूज किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि इन्होंने ये काम किया है, ये आथर्स हैं। अब इनका रेफरेंस में आप जाके चेक करेंगे, यानी कि जिसको बब्लियोग्राफी भी आप कह सकते हैं, उसमें उनका रेफरेंस किस तरह दिया गया है जर्नल्स का। ठीक है, ये आपके आ गए रेफरेंसेस। अब वही तरीकेकार है, ये जो है आपका क्या है, ये जो है सेकंड नेम है। ठीक है, ये सेकंड नेम अब्बासी किया गया है और फर्स्ट नेम को एब्रीवेट किया गया है। इसी तरह सेकंड नेम अहमद है और इसको एब्रीवेट किया गया है। जकी है, एमजे है, इसको भी एब्रीवेट किया गया है। शौकत, एस इनको भी एब्रीवेट किया गया। इन्होंने काम कब किया, 2008। अब ये जो है काम का टाइटल है, कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक काम का टाइटल है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बेरेलेरिया। बेरेलेरिया क्या है कि स्पीशीज है। ठीक है, एक प्लांट का नाम है। ठीक है, प्लांट का नाम है। ठीक है, ये जो है एटैलिक किया गया। आपको पता है प्लांट का नाम हमेशा एटैलिक होता है। VAHL क्या है, ये आथर है। ये क्या क्या इसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है या अथॉरिटी कहा जाता है, आथर वगैरह जिसने ये प्लांट्स को डिस्कवर किया। ठीक है, ये हमेशा किस में लिखा जाता है, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और इसको इस तरह एब्रीवेट किया जाता है। ऑन रूट नॉट निमाटोड इन्फेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड ऑक्रा एंड ब्रिंजल प्लांट। तो ये इसका टॉपिक था। अच्छा, इसके बाद ये जर्नल का नाम है पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी। ठीक है, इसको भी एब्रीवेट लिखा गया है। और ये 40 जो है, ये इसका 40 कॉलन, ये इसके वॉल्यूम को शो करता है। इसका वॉल्यूम 40 है। ठीक है, और ये जो है पेज नंबर है 2193 टू 2198। तो ये किस चीज का जो है, ये पेज नंबर शो करता है। तो ये रेफरेंस इस तरह दिए जाते हैं, किसके अंदर, जर्नल के अंदर दिए जाते हैं। और ये इस जर्नल का फॉर्मेट है। बाकी जर्नल्स के अंदर क्या होता है कि बाजुकात ये भी कहा जाता है, इसका नाम जो है आप किस में दे दें, फुल एब्रीवेट ना करें, फुल नाम दे दें। ठीक है, और इसको इटैलिक ना करें, नॉर्मल फॉन्ट पे हो, और इसके साथ वॉल्यूम के साथ आप इशू भी दें, इशू कौन सा था। तो ये सारी चीजें समझाई जाते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये तो जर्नल का रेफरेंस था, ये भी जर्नल का रेफरेंस था। ठीक है, लेकिन ये जो रेफरेंस है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये 2003 का है। और ये जो है टाइटल आप देख रहे हैं, पूरा टाइटल यहाँ तक क्या है, एटैलिक है। इसका मकसद ये क्या है कि ये PhD थीसिस है। ठीक है, ये जर्नल का पेपर नहीं है, ये PhD का थीसिस है। यूनिवर्सिटी ऑफ एब्दान नाइजीरिया, ये नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी है, उसमें ये PhD डिसर्टेशन लिखा गया है और उसमें से ये काम को रेफर किया गया है, रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, बाज़-औक़ात इनके लिंक्स को भी जो है वो दिया जाता है कि ये इस लिंक्स पे मौजूद है। ये भी लिंक्स आप देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में बच्चे आप लोगों को? सही है, तो ये इस तरह भी रेफरेंस दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर वही उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जर्नल के रेफरेंस किस तरह दिए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या था, 4 के बाद नंबर 5 था प्रिपरेशन ऑफ बब्लियोग्राफी। जब आप बब्लियोग्राफी को समझ लेते हैं, रेफरेंस को समझ लेते हैं, उसको प्रीपर आप मेंशन कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है और जो है आपका स्टेप होता है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। तो फाइनल ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप फाइनलाइज करते हैं उस ड्राफ्ट को, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कीजिए करते हैं। ठीक है, तो उसमें और क्या चीजें होती है, द फाइनल ड्राफ्ट शुड बी रिटन इन अ कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल एंड इन सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, एक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एक होती है टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते हैं कि कुछ टर्म्स को यूज करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जस्ट लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं तो बायोटेक्नोलॉजिकली टर्म्स जो होती हैं वो आप यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म्स जिसको कहा जाता है, वो आप फाइनल ड्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो है पब्लिकली है, इसके लिए आप सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि हर पर्सन जो है वो इसको समझ सके। और कंसाइज होती है और ऑब्जेक्टिव स्टाइल के साथ इसको प्रेजेंट की जाती है। कंसाइज होती है तब जाके एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट फाइनलाइज होके पब्लिकली आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो है क्या था, मेथड था रिपोर्ट लिखने का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराऊं या यहाँ तक एनफ एनफ है, इनफ है यहाँ तक, सही है। या आगे इसको पढ़ाऊं आप लोगों को बच्चे?
नहीं नो सर। सर, इतना इनफ है। अच्छा सही है बच्चे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेआउट बताऊंगा कि रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में ये टॉपिक, कहीं पे आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जी बच्चे, कोई चीज समझ में आए ना आई हो आप लोगों को मैगजीन्स के अंदर, बिब्लियोग्राफी सर के अंदर, जी बच्चे पूछे बच्चे। सर रीराइटिंग और पॉलिशिंग जो आपने पढ़ाई था, इसको एक दफा और रिपीट कर दें। अच्छा बच्चे, रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग सही। अच्छा बच्चे सही है। रीराइटिंग और पॉलिशिंग क्या होता है? रीराइटिंग और पॉलिशिंग का मकसद ये होता है कि पहले जब आप रफ ड्राफ्ट बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों को और लिख लेते हैं। या आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आप लोग क्या करते हैं कि आप जब रजिस्टर पे काम कर रहे होते हैं, जब आप पहली दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी छठी जमात में पढ़ते थे, तो आपको टीचर जो होते थे वो आपको लिखवाते थे, डिक्टेट करते थे। आप रफ कॉपी में जल्दी 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 उसको जो है लिख लेते थे, फिर क्या करते थे, घर आके उसको फेयर कॉपी में लिखते थे। ठीक है, जो वो वहां पे आपने जल्दी जल्दी जो काम किया था या आपने लिखा था, बाजू का आपने उसमें कोड वर्ड भी यूज किए हों, बाजू का उसमें आपने कहीं पे मिस्टेक्स भी की हों, एरर भी किया हो, लेकिन उसके बाद आपने किया कि उसको रीराइट आके किया, उसको पॉलिश किया। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसको रेड पेन से लिखा, और जवाब था उसको जो है ब्लू पेन से लिखा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो अब या जस्ट लाइक आप पेपर के अंदर फॉर्म ले आते हैं, पेपर के आप घर से पढ़ के आते हैं, जब आप पेपर फाइनल करने जा रहे होते हैं या पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, आप उसको हेडिंग देते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं, उसमें आप अमेंडमेंट करते हैं, उसमें अच्छी तरह से आप लिखते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आप पॉलिशिंग कर रहे होते हैं या रीराइट कर रहे होते हैं। रीराइट क्या कर रहे होते हैं, आप जो पढ़ के आ रहे होते हैं उसको रीराइट करके अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाजू का वो इतना अच्छा नहीं लिखा होता आपके हैंड आउट्स में जितना आप लिख के जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो रीराइटिंग और पॉलिशिंग होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि आप रफली काम करते हैं, रफली ड्राफ्ट बनाते हैं, उस पे जो जो आपका रिसर्च का काम होता है या रिसर्च की स्टडी होती है वो आप रफली बनाते हैं। रीराइटिंग और पॉलिशिंग के अंदर आप दोबारा उसको चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं, उसके अंदर जितनी गलतियां होती हैं उसको जो है वो खत्म करते हैं, और केयरफुल रिवीजन के साथ, यानी कि अब बहुत ज्यादा केयरफुली आप उसको स्टडी करते हैं, और उसके अंदर जो है आप अच्छी तरह से रिवीजन करने के बाद वो तमाम मिस्टेक्स को खत्म करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा काम आ जाता है, एक अच्छा राइटिंग के अंदर जो है वो चीज आ जाती है। ठीक है, हालांकि वो फाइनल नहीं होती, उसको बाद बाकी एक्सपर्ट्स और बाकी लोग चेक करके उसको फाइनल करते हैं, लेकिन बहरहाल आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है और किस बेस पे लिखा है। आ गई बात समझ में, रीराइटिंग और पॉलिशिंग? सही है बच्चे, आ गई बात समझ में आपको कि री राइटिंग और पॉलिशिंग, रफ ड्राफ्ट क्या होता है? सही है बच्चे, कोई और चीज जो समझ में ना आई हो आप लोगों को? सही है, इनफ है, सेशन क्लोज करूं मैं? जी सर। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।